अस्सलामु अलैकुम। ठीक है बेटा, ओके ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो बेटा हमारा डिस्कशन टैक्स ईयर्स का चल रहा था। टैक्स ईयर्स का डिस्कशन इनफैक्ट ख़त्म हो गया था हमारा। 3 तरह के टैक्स ईयर्स को हमने देखा था। एक था हमारे पास नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर हमने देखा 12 महीने का साल है। नॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे फिस्कल फाइनेंशियल ईयर से कॉरेस्पॉन्ड करता है। ज़्यादातर लोगों का टैक्स ईयर यही होता है, ज़्यादातर लोगों के टैक्स के हिसाब किताब का साल यही होता है। नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, एंड होता है 30 जून पर। नाम दिया जाता है उस कैलेंडर ईयर के रेफरेंस से जिसमें ये एंड हो रहा होता है। अगर नॉर्मल टैक्स ईयर है 2024 तो उस पर फाइनेंस एक्ट लग रहा होगा, फाइनेंस एक्ट 2023 लग रहा होगा। अच्छा भाई, फिर हमने देखा स्पेशल टैक्स ईयर क्या सबका नॉर्मल टैक्स ईयर होता है? हमने कहा नहीं, सबका नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं होता। सबका नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं होता। सबका नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं होता। वो क्लास ऑफ पर्सन जिसका एफबीआर स्पेसिफाई कर दे उसका टैक्स ईयर 30 जून के अलावा भी खत्म हो सकता है। ठीक है, और हमने ऐसी एग्जांपल्स देखी, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पर्सन्स एक्सपोर्टिंग राइस, शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनका जो ईयर एंड है वो 30 जून पर ख़त्म नहीं होता, 30 जून के अलावा ख़त्म होता है। हमने कहा 12 महीने का वो साल जो 30 जून के अलावा ख़त्म हो रहा हो वो है स्पेशल टैक्स ईयर। उसका नाम दिया जाएगा उस नॉर्मल टैक्स ईयर के हिसाब से जिसके बैंड में वो फॉल कर रहा है, तो वही नाम हम दे देंगे उसको। और शॉर्टकट मैंने ये भी बताया था कि स्पेशल टैक्स ईयर अगर जुलाई से दिसंबर में एंड हो रहा है, जुलाई से दिसंबर में एंड हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगस्त 2023 में एंड हो रहा है, तो हमने कहा ये होगा स्पेशल टैक्स ईयर 2024, कैलेंडर ईयर +1 कर देना। और जैन से जून में एंड हो रहा है तो जो कैलेंडर ईयर होगा वही टैक्स ईयर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 30 अप्रैल 2025 तो टैक्स ईयर क्या होगा? स्पेशल टैक्स ईयर 2025। अच्छा, फिर हमने ये देखा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कि अगर नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल या स्पेशल से स्पेशल में टैक्स ईयर चेंज हो तो एक यतीम पीरियड रह जाता है, एक अनअटेंडेड पीरियड रह जाता है जो ना पिछले कंप्लीट टैक्स ईयर में फॉल करता है ना अगले स्पेशल टैक्स ईयर में फॉल करता है। तो हमने कहा द पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ द लास्ट फुल टैक्स ईयर अप टू द स्टार्ट ऑफ द न्यू स्पेशल टैक्स ईयर, ये जो पीरियड होगा ये होगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसका भी नाम रखने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसे स्पेशल टैक्स ईयर का था, महीने इसके अंदर 12 से कम होंगे। चेंज इन टैक्स ईयर का तरीका भी हमने देखा, एप्लीकेशन देना पड़ेगी कमिश्नर को, कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी, वो चाहे तो उसको अप्रूव कर दे सब्जेक्ट टू एनी कंडीशंस जो कि कंप्लाई करना पड़ेंगी, चाहे तो वो रिजेक्ट कर दे। और ये भी हो सकता है कि वो पहले से दी हुई अप्रूवल को बाद में विड्रॉ भी कर ले, लेकिन उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। कमिश्नर का जो डिसीजन होगा उसके अगेंस्ट रिव्यू एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है बोर्ड को, और बोर्ड का डिसीजन फाइनल होगा। ये बातें हमने कल पढ़ ली थी। अब देखो जिंदगी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हमारे पास आ रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या सब देख पा रहे हैं? पेज नंबर 4। पता नहीं आपके पास 4 है कि क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम इस्टेब्लिश होती है। किसके हिसाब से इस्टेब्लिश होती है? रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम इस्टेब्लिश होती है। अच्छा, अब सर टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम से क्या मुराद है इस पे भी देखते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस से क्या मुराद है इसको भी देखते हैं।
लेकिन एक बात अभी ये समझ लो कि रेजिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया मीट होगा तो कोई बंदा रेजिडेंट कहलाएगा, कोई पर्सन रेजिडेंट कहलाएगा, और अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। सही। रेजिडेंशियल स्टेटस हम पर्सन के हिसाब से स्टडी करते हैं, और पर्सन हमें पता है कौन कौन होते हैं। इंडिविजुअल भी हो सकता है, एओपी भी हो सकती है, और कंपनी भी हो सकती है। तो पहले हम इंडिविजुअल को पढ़ेंगे, फिर एओपी का, और फिर कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस से मुराद क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस से आम जुबान में क्या मुराद है? आम जुबान में, उर्फ आम में, मेरे आपके बोलचाल में रेजिडेंशियल स्टेटस से मुराद ये होता है भाई हम कहाँ के रिहायशी हैं, हम कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस शहर से बिलोंग करते हैं, किस एरिया से बिलोंग करते हैं, ऐसा ही होता है। रेजिडेंट है या नहीं है, कहाँ के रेजिडेंट है भाई, तारिक रोड के रेजिडेंट है भाई, मलिर के रेजिडेंट है भाई, गुलशन इकबाल के रेजिडेंट है, ऐसा है, या कराची के रेजिडेंट है। बात समझ आ रही है? कोई कॉन्फ्रेंस में आप मिलोगे जहाँ पे मुख्तलिफ शहरों के लोग आए हुए होंगे, बोले भाई आप कहाँ के हैं, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं गुलशन इकबाल का हूँ, आप ये नहीं बोलोगे मैं सदर का हूँ, सदर तो रावलपिंडी में भी है भाई, आप उधर क्या बोल रहे होगे कि मैं कराची का हूँ। लेकिन कराची के लोग मिल रहे होंगे, पूछेंगे यार आप कहाँ के हो, तो बोलोगे यार मैं सदर में रहता हूँ, मैं तारिक रोड पे रहता हूँ। तो रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिकली आपकी बिलोंगिंग को रिप्रेजेंट करता है, आपकी अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आप किधर से बिलोंग करते हो, आप किधर से अटैच्ड हो, किस एरिया से अटैच्ड हो। रेजिडेंशियल स्टेटस उस चीज का नाम है। टैक्सेशन की दुनिया में भी रेजिडेंशियल स्टेटस आपकी अटैचमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये अटैचमेंट होगी फॉर टैक्स पर्पसेस, फॉर इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेशन। ये रेजिडेंशियल स्टेटस आपकी अटैचमेंट को ही जाहिर करेगा, लेकिन इस अटैचमेंट की बरकत से हम आपका टैक्स का स्टेटस निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, और रेजिडेंशियल स्टेटस, चूंकि जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, टैक्सेशन तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर लग रहा है ना, ये टैक्स का लॉ तो किस पर लग रहा है, पाकिस्तान पर लग रहा है। तो इधर हम ये डिटरमिन कर रहे होंगे कि ये पाकिस्तान में रेजिडेंट है या पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट है, पाकिस्तान में रेजिडेंट है या पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट है। अच्छा भाई, अगर पाकिस्तान में रेजिडेंट होगा तो क्या होगा, और अगर पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट होगा तो क्या होगा। हमने कहा ये तो जब पढ़ लेंगे तो देख लेंगे क्या होगा, पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या पाकिस्तान में रेजिडेंट है या पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है, अगर एक बात तय है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक बात तय है, अगर पाकिस्तान में रेजिडेंट होगा तो इसके ऊपर पाकिस्तान के सारे लॉज अप्लाई हो रहे होंगे, इसकी ज्यादा इनकम पर टैक्स लग रहा होगा। और पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं होगा तो हमने कहा ये फिर मेहमान है, इसके ऊपर फिर थोड़ा सा कम टैक्स लग रहा होगा। ठीक है, एक ऐसी सोच आती है, अभी बाद में बात करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। रेजिडेंट, इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होगा, अब हम इसको स्टडी कर रहे हैं, इसके ऊपर काफी डिस्कशन होगी, शायद हो सकता है आज की क्लास इसी पे निकल जाए। चलो, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इसको रीड कर लेंगे। सर, एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा, मैं कब कहूंगा कि मैं मुनीर शफी टैक्स पर्पसेस के लिए पाकिस्तान का रेजिडेंट हूं। ये आपका नाम क्या है? अरगम। मैं ये कब कहूंगा कि अरगम टैक्स पर्पसेस के लिए पाकिस्तान के रेजिडेंट है। तुम्हारा नाम क्या है? तलहा। मैं ये कब कहूंगा कि तलहा टैक्स पर्पसेस के लिए पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं या नहीं है। क्राइटेरिया क्या है इसका? क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तो रेजिडेंट है, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो रेजिडेंट। क्राइटेरिया और से समझेंगे। क्राइटेरिया पहले थोड़ा आसान था, पिछले साल थोड़ा सा इसको टफ कर दिया गया। इसलिए टफ नहीं कर दिया गया कि आप लोगों के पेपर में मुश्किलात पैदा हो जाएं, ये कोई आई कैप ने टफ नहीं किया, ये लॉ है भाई, लॉ है। और लॉ जाहिर सी बात है आई कैप नहीं बना था, इस पर किसी को शक ना जाए कि सर ये साजिश है हमारे खिलाफ, पेपर मुश्किल हो जाए इस चक्कर में ये क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया गया है। नहीं भाई, तो चूंकि क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। और जैसे ही ये क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि देखो अब की अटेम्प्ट में ये आया, ये उसूल समझ लो। ये ऐसा नहीं है कि मैं बोलता हूँ तो आता है, सर आपने बोला था तो आ गया। नहीं भाई, मुझे पता थोड़ी होता है।
लेकिन एक टीचर का अंदाजा हो कि कोई भी नई चेंज अगर सिलेबस में आती है तो वो एग्जामिन होती है, वो इम्पोर्टेंट बन जाती है। पिछले ये वाले फाइनेंस एक्ट में नहीं, पिछले से पिछले फाइनेंस एक्ट के अंदर ये चेंज आया था, और जब ये चेंज आया था मैंने कहा था ये अब आएगा, इस अटेम्प्ट में आएगा, नहीं आया, उसके अगले अटेम्प्ट में आ गया। फिर 7E का चेंज आया, कैपिटल एसेट 7E, 2 अटेम्प्ट से मैं कह रहा हूँ ये अब आएगा, इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, आएगा, इंपॉर्टेंट है। 2-3 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा था। पिछली अटेम्प्ट के अंदर 7E का बिल्कुल वैसा, बिल्कुल डिट्टो कॉपी वैसा सवाल दे दिया जो ऐसा हम क्लास के अंदर एग्जाम्पल बना के बोर्ड के ऊपर में करवाता हूँ। चाहे सर आपने बोला था आएगा, ये आ गया, ये मैंने बोला भाई मैंने बोला था इसलिए नहीं आ गया, ये था ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब इस पर टकरे मार रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं 7E के चक्कर के अंदर, तो ये है ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये चेंज था, इसको आना ही था, आज नहीं तो कल इसको आना ही था। बात समझ आती? तो ये जितनी भी नई चेंजेस होती हैं, रिसेंट चेंजेस होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जब पास पेपर के सॉल्यूशंस देखोगे ना ICAP के, वो सारे पुराने होंगे, उसके अंदर ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होगी। ICAP टैक्स के लिए बहुत ज़रूरी है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, आपका दिमाग खुला हुआ हो और आप खुले हुए दिमाग के साथ क्लास ले रहे हो, ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोग काफ़ी सारे बच्चे आ रहे हैं, फिजिकल क्लास ले रहे हैं, काफ़ी सारे टाइम पे आने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो 2-4 नहीं कर रहे हैं वो कर लें तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। आई रियली अप्रिशिएट दिस। इसी तरह अल्लाह पाक आपको साबित कदम रखे, आप लोग टाइम पर आएँ, आप लोग रेगुलर आएँ और आप लोग इस सब्जेक्ट को बहुत आसानी से पास करें। देखो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जो बच्चा इतनी मेहनत करके क्लास में आके तवज्जो के साथ लेक्चर सुन रहा है ना, उसकी 75% प्रिपरेशन क्लास में हो गई, 75% प्रिपरेशन क्लास में हो गई। बीइंग अ टीचर, इतने सारे अटेम्प्ट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बाबात कह रहा हूँ कि जो बच्चा क्लास में इतनी रेगुलरली आ रहा है और अपने सारे होशो हवास के साथ मौजूद है, उसकी 75% प्रिपरेशन क्लास में हो गई, इंशाल्लाह हो जाएगी। जब कोर्स ख़त्म होगा आपकी 75% प्रिपरेशन हो चुकी होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग फिर क्या करते हो, तो ICAP के पास पेपर के सोल्यूशन उठाते हो, सर देखें सोल्यूशन में तो ये हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है, क्लासें लीव ही नहीं होती हैं। क्लास में बोर्ड पे जो सोल्यूशंस कराए होते हैं वो आपके पास होते नहीं है रजिस्टर के अंदर। फिर ICAP के पास पेपर के सोल्यूशन जो ICAP ने इशू किए होते हैं किसी पुरानी अटैम्प्ट के अंदर, वो आप देखते हो और वो यकसर मुख्तलिफ है, यकसर। यानी उसके बाद तो बहुत चेंजेस आ गई, बहुत टॉपिक में बहुत चेंजेस आ गई, कैपिटल गेन में कितनी चेंजेस आ गई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चेंजेस आ गई, इतनी ज़्यादा चेंजेस आ गई, रेट्स में चेंजेस आ गई कि वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बेसर पैर का सोल्यूशन हो जाता है। फिर कोई बच्चा मुझे ना ICAP के सोल्यूशन की तस्वीर भेज के पूछता है सर ये कैसे होगा, मैं उसको जवाब भी नहीं देता, मैं उसको जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। वो अपने आप से सीरियस ही नहीं है, सिंसियर ही नहीं है। क्लास में कराया हुआ सवाल सोल्यूशन बोर्ड पे कराया हुआ, लेकिन उसकी तस्वीर मुझे ICAP के सोल्यूशन से भेजता है लेके, सर ये कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा। अगर समझ आना होता तो आपको बहुत पहले आ चुका होता बेटा, अब वक्त निकल गया, ठीक है। और मैं जिम्मेदार नहीं हूँ कि आप लोग हर सोल्यूशन मुझे अगर कहीं से स्नैपशॉट ला के भेजें सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मैं आपको ऑडियो के ऊपर समझाता फिरूँ। दुनिया में और भी काम है मेरे पास भाई, ठीक है। टीचर ऐसा नहीं होता कि आपने अगर फीस पे की है तो टीचर आपका ख़रीदा हुआ कोई गुलाम हो गया, जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, जिस तरह से चाहो तंग करो आप, नहीं। आप पहले क्लास में प्रॉपर आओ, कोई मसला है मुझसे पूछ लो, कोई मसला नहीं, मैं अवेलेबल हूँ, क्लास के बाद अवेलेबल हूँ, आपके पास टाइम है, ब्रेक में अवेलेबल हूँ, पूछ लो। हर वक्त मैं थोड़ी ये जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूँ, लॉजिकल सी बात है, ठीक है मेरे बच्चों। तो गौर से सुनना, क्राइटेरिया में चेंज आ चुका है, एग्जाम में एक दफ़ा आ भी चुका है, एक दफ़ा आ चुका है, दूसरी दफ़ा आपकी अटेम्प्ट में आ जाए कुछ नहीं पता, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक होगी बात। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस मैं पहले से समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम इस पर रीड करेंगे तो मज़ीद भी क्लैरिटी आएगी। बहुत सारी एग्जांपल्स भी दूंगा आपको, कुछ इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन अब गौर से सुनोगे ना तो कम टाइम में बहुत बताऊंगा। गौर से नहीं सुनोगे, समझ में नहीं आया सर ये दोबारा, तो फिर होगा क्या कि एक छोटी सी बात बताने के अंदर ही सारा टाइम निकल जाएगा, और बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करूँ फिर मैं गोल कर जाऊँगा, क्योंकि पेपर से रिलेटेड तो होते नहीं वो, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो।
रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और चूंकि हम तो टैक्स प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, तो हम तो आए दिन इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, लोगों के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं टैक्सेशन से रिलेटेड। एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होता है? हमने कहा सर रेजिडेंशियल स्टेटस का ताल्लुक सिटीजनशिप से नहीं है। किससे नहीं है? सिटीजनशिप से नहीं है। ग्रीन पासपोर्ट है आपका तो आप रेजिडेंट हो गए पाकिस्तान के। हमने कहा रेजिडेंट वैसे हो गए, टैक्स पर्पसेस के लिए अगर कोई रेजिडेंट है, टैक्स पर्पसेस के लिए कोई रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इसका तायुन करना है। इसका तायुन ऐसे नहीं होगा कि आप सिटीजन हो। सर मैं तो पैदा ही पाकिस्तान में हुआ हूँ, तो मैं पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं हूँ, मैं तो यहीं पला पड़ा हूँ, मैं क्या यहाँ का रेजिडेंट नहीं हूँ? हमने कहा भाई आप रेजिडेंट हो गए फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव, लेकिन अभी हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं? टैक्स पर्सपेक्टिव से। टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से सिटीजनशिप, डोमिसाइल, पासपोर्ट, ये कोई भी चीज मैटर नहीं करती। टैक्स पर्पसेस के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस का ताल्लुक होगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर इंडिविजुअल के लिए इसका तायुन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान, नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर। क्योंकि हम जो भी तायुन करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे? टैक्स ईयर के हिसाब से करेंगे ना। ऐसा भी हो सकता है एक टैक्स ईयर में एक बंदा रेजिडेंट है और अगले टैक्स ईयर में वो क्या बन गया? फिर बन गया रेजिडेंट, फिर बन गया नॉन रेजिडेंट, फिर बन गया रेजिडेंट, फिर बन गया नॉन रेजिडेंट। सर ये तो मजाक हो गया। मैंने कहा हाँ होता रहेगा। अगर वो पाकिस्तान से आ रहा है, जा रहा है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड किस पर करता है? नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन। इसका मतलब सर क्या हमें नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस गिनना पड़ेंगे? जी गिनना पड़ेंगे, उंगलियों पर गिनना पड़ेंगे। सवाल आएगा, उसका जवाब लिखने के लिए भी आपको उंगलियों पर दिन गिनना पड़ेंगे। सर कितने दिन अगर वो फिजिकली प्रेजेंट है पाकिस्तान में तो वो रेजिडेंट हो जाएगा? हमने कहा अगर वो प्रेजेंट है 182 दिन से ज्यादा तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। या मैं यूं कहूं कि 182 दिन से ज्यादा, तो मैंने आपको समझा दिया। या मैं यूं कहूं 183 दिन या उससे ज्यादा। क्या ये दोनों बातें अलग अलग हैं या एक ही हैं? एक ही है। मैं कहूं 182 दिन से ज्यादा अगर वो पाकिस्तान में मौजूद है तो वो क्या है? रेजिडेंट है। या मैं यूं कहूं 183 दिन या उससे ज्यादा, एक ही बात है। अगर 183 दिन से कम वो पाकिस्तान में फिजिकली प्रेजेंट है तो वो रेजिडेंट, ये है मुद्दे की बात। अगर वो 183 दिन से कम पाकिस्तान में प्रेजेंट है तो वो रेजिडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये बात नहीं बोलो नहीं हो सकता, अभी अगला क्राइटेरिया पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन अगर 183 दिन उसकी फिजिकल प्रेजेंस हो गई तो पक्की ठक्की बात है कि वो रेजिडेंट हो ही गया। सर लेकिन वो चाइनीज है, किसी काम के सिलसिले में इधर आया हुआ है, चाइनीज इंजीनियर है, काम के सिलसिले में आया हुआ है। हुंजा के अंदर वो टनल बना रहा था, वो नारायण में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग रहा है उसके ऊपर वो काम करने के लिए आया हुआ था। चाइनीज है, क्या करें? उसके 190 डेज हो गए। हमने कहा वो टैक्स पर्पसेस के लिए क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा, माजरत के साथ। क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस का ताल्लुक नेशनैलिटी से नहीं है, आपको दिन काउंट करने हैं। क्या बात समझ आ गई आपको? पहला क्राइटेरिया सोली बेस करता है नंबर ऑफ डेज के ऊपर। अगर 183 दिन टच कर गए रेजिडेंट हो गया। 183 दिन अभी टच नहीं किए, 183 से कम दिन है, रेजिडेंट हो भी सकता है, रेजिडेंट नहीं भी हो सकता, देखेंगे हम। लेकिन मेन क्राइटेरिया है नंबर ऑफ डेज वाला। सही है, आओ पहले इसको पढ़ लेते हैं। जितनी बातें करी हैं पहले उसको रीड कर लेते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। Residential status for tax purposes has nothing to do with the nationality or domicile for an individual, because the residential status is based on number of days of physical presence in
पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, देयरफॉर इसलिए अ फॉरेनर में बी अ रेजिडेंट पर्सन, एक फॉरेनर भी रेजिडेंट पर्सन हो सकता है, एंड अ पाकिस्तानी नेशनल में बी अ non-resident person for tax purposes. A person may be resident in a tax year and non-resident in next tax year and ये समझा चुका मैं आपको। डब्बा चेक करो, 0 से 182 डेज तक अगर वो फिजिकली प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। 183 और मोर डेज हो गए तो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। अब मैं तीसरा क्राइटेरिया भी समझा रहा हूं। अच्छा भाई, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस गौर से देखना, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, इधर सब बोर्ड पे देखेंगे बेटा। चलो ये जो क्राइटेरिया है ये किस पर अप्लाई होगा, क्या किस पर अप्लाई होगा, इंडिविजुअल पर नहीं, किस पर, एवरी इंडिविजुअल पर। एवरी इंडिविजुअल के अंदर सिटीजन भी आ जाते हैं और नॉन सिटीजन भी आ जाते हैं। इसमें जर्मनी से कोई बंदा आया हुआ है, चाइना से कोई बंदा आया हुआ है और उसको यहाँ पर 185 दिन हो गए, 190 दिन हो गए, वो भी उसके ऊपर भी ये वाला क्राइटेरिया अप्लाई होगा। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ 183 और मोर डेज ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, हमने कहा ये क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। एक और क्राइटेरिया भी है, वो क्राइटेरिया लगेगा सिर्फ और सिर्फ किस पर, सिटीजन पर लगेगा। वो किस पर लगेगा, सिर्फ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जाहिर सी बात है, किस पर लगेगा वो, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पर। पढ़ लेते हैं सी वाला क्राइटेरिया, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग टैक्स ईयर और who is not a resident taxpayer of any other country। इसका मतलब अगर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ 183 और मोर डेज हो और सिटीजन हो तो क्या वो रेजिडेंट बन जाएगा, बन जाएगा। और अगर सिटीजन नहीं हो तो भी क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। और ये क्राइटेरिया सिर्फ किसके लिए है, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ लेस देन 183 डेज। अच्छा, हमने कहा लेस देन 183 डेज है। चेक करो, चेक करो, क्या चेक करो, क्या ये रेजिडेंट है फॉर टैक्स पर्पसेस in any other country। ये चेक कर लो कि इसको 183 दिन पाकिस्तान में तो नहीं हुए, हम इसको नॉन रेजिडेंट कहने लगे हैं, क्या कह दें। हमने कहा रुक जाओ, पहले चेक करो क्या ये सिटीजन तो नहीं है कहीं, हाँ सर सिटीजन। अब रुक जाओ, अभी इसको नॉन रेजिडेंट नहीं कहना, कुछ चीजें और चेक करना पड़ेंगी। पहले ये चेक करो कि क्या वो किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पर्पसेस के लिए रेजिडेंट तो नहीं है। हो सकता है कि वो उसके पाकिस्तान के अंदर 140 दिन है और हो सकता है उसके यूके के अंदर 90 डेज हैं और हो सकता है उसके बाकी किसी कंट्री के अंदर कुछ और डेज हो। और यूके का क्राइटेरिया ये हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है, मिसाल ले रहा हूँ, हो सकता है यूके का क्राइटेरिया ये हो कि जिसके 90 डेज हो गए वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टैक्स पर्पज के लिए रेजिडेंट बन जाएगा। कोई भी लॉ, किसी भी कंट्री का कोई भी लॉ हो सकता है भाई। तो यूके का ये लॉ हो सकता है कि भाई मिसाल के तौर पर जिसके 100 दिन हो गए, जिसके 120 दिन हो गए, वो यहाँ पे क्या बन जाएगा,
रेजिडेंट बन जाएगा। तो हमने कहा ये चेक कर लो क्या वो किसी और कंट्री में टैक्स पर्पसेस के लिए रेजिडेंट है। अगर है यस, तो पाकिस्तान में वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, यस। और अगर नो है, अगर नो है तो हमने कहा फिर एक बात चेक करेंगे, अगर ये नो है तो क्या होगा। हमने कहा अगर ये नो है तो हम एक और चीज चेक करेंगे, बल्कि इसको इस तरह से नहीं करते, रुक जाओ अभी, रुक जाओ तुम लोग, नो काटना पीटना पड़ जाएगा, रुक जाओ जरा। एनी अदर कंट्री, तो ये बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। और हमने कहा इधर ये कर लो, नॉन not a resident in any other country for tax purposes। तो मजीद इधर आप ये देखो, क्या देखो जरा चेक करो, पढ़ो। Being a citizen of Pakistan is not present in any other country for more than 182 days। हमने कहा ये चेक करो, present in any other specific country for 183 or more days। अगर यस है तो पाकिस्तान में हो जाएगा नॉन रेजिडेंट, और अगर नो है तो पाकिस्तान में हो जाएगा। अब पहले इसको छाप लो, फिर मैं इसको समझाता हूं दोबारा से। देखो मैं पहले रीड कर लेता हूं ताकि ऑनलाइन वाले बच्चों को भी राइटिंग का प्रॉब्लम ना हो। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, अगर एक इंडिविजुअल, ये वाला क्राइटेरिया किस पर अप्लाई होगा, एवरी इंडिविजुअल पर, ये हर इंडिविजुअल पर अप्लाई होगा। सुन लो गौर से, ये हर इंडिविजुअल पर अप्लाई होगा, चाहे वो सिटीजन है या नॉन सिटीजन है, सब पर अप्लाई होगा। अगर उसकी फिजिकल प्रेजेंस पाकिस्तान में 183 और मोर डेज हो गई, फिजिकल प्रेजेंस किधर, इन पाकिस्तान की बात हो रही है भाई, ये फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान की बात हो रही है भाई, ठीक है, ऑफ 183 और मोर डेज ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर हो गया, तो ये क्या ही बन जाएगा, फिर हमको उधर देखने की जरूरत ही नहीं होगी। अच्छा सर, अगर नॉन सिटीजन है, अगर नॉन सिटीजन है और वो पाकिस्तान में प्रेजेंट है 180 दिन के लिए, तो क्या करेंगे, पक्का पक्का नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, उसके लिए हमें कुछ और देखने की जरूरत। लेकिन अगर सिटीजन फिजिकली प्रेजेंट है पाकिस्तान में 150 डेज के लिए, क्या मैं उसको नॉन रेजिडेंट बोल दूं? हमने कहा नहीं सर, उसको नॉन रेजिडेंट ना बोलें, पहले दूसरा वाला क्राइटेरिया चेक कर लें। क्या क्राइटेरिया चेक करना भाई? ने कहा सर वो है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और उसकी फिजिकल प्रेजेंस कितनी है, लेस देन 180। आप चेक करें, क्या चेक करें? सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या वो रेजिडेंट है फॉर टैक्स पर्पसेस इन एनी अदर कंट्री। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान में क्या बन जाएगा, वो नॉन रेजिडेंट, ब्रैकेट में लिख भी दूं, इन पाकिस्तान फॉर टैक्स पर्पसेस। ठीक हो गई बात, सिंपल है। लेकिन सर वो किसी और कंट्री में भी रेजिडेंट नहीं है, नॉट अ रेजिडेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर टैक्स पर्पसेस। तो एक और चीज चेक कर लो, क्या
क्या उसने किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में 183 या उससे ज्यादा दिन गुजारे हैं? किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ऐसा हो सकता है किसी उसने पाकिस्तान में तो 140 दिन गुजारे हैं, बाकी के उसके दिन दूसरी कंट्रीज में हैं, 40 दिन दुबई में हैं, 40 दिन यूएस में हैं, 40 दिन यूके में हैं, किसी और कंट्री के अंदर 183 डेज या उससे ज्यादा एक साथ स्पेंड नहीं किए, फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी उसकी। तो क्या ये चेक करो कि क्या वो प्रेजेंट था इन एनी अदर स्पेसिफिक कंट्री फॉर 183 और मोर डेज। हमने कहा जी सर था। हमने कहा अगर वो था तो पाकिस्तान में क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट इन पाकिस्तान। ऐसा ना हो उल्टी सीधी बातें पूछना शुरू कर दो तुम लोग, मैं लिख दिए नॉन रेजिडेंट हो जाएगा पाकिस्तान में। और अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री में 183 और मोर डेज नहीं था तो पाकिस्तान में क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा। इस क्राइटेरिया में किसी को अभी कोई मसला है ये चार्ट बनाने के बाद भी तो वो मुझसे पूछ ले प्लीज। जी एक साथ की मैंने बात नहीं करी ना, एक साथ की तो मैंने बात की नहीं। 183 डेज टोटल एक साथ नहीं, जरूरी नहीं एक साथ। और कोई सवाल? पता नहीं, मैंने तो बताया नहीं अभी। मैंने कहा पहले सिर्फ ये पता कर लो कि क्या वो रेजिडेंट बना या नॉन रेजिडेंट बना। रेजिडेंट बनने या नॉन रेजिडेंट बनने से होगा क्या, ये मैंने बताया ही नहीं अभी। और कोई? जी कौन सा? सबसे आखिर में लिखा हुआ है ये, तुम रीड करो, मैं रिपीट करूंगा। सबसे पहले ये किस पर अप्लाई होगा? सिटीजन। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक बताई। किस सिटीजन पे? पढ़ो उसको। किस सिटीजन पे? दोबारा देखो क्या लिखा हुआ, लेस देन 183 डेज, जिसकी फिजिकल प्रेजेंस पाकिस्तान में क्या है? लेस देन 183 डेज। अगर ऐसा है और वो क्या भी है, पढ़ो, किसी और कंट्री में टैक्स पर्पज के लिए रेजिडेंट है तो पाकिस्तान में क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। जबरदस्त, तुम्हें आता है सब कुछ। लेकिन अगर वो, पढ़ो ये, लेकिन अगर वो किसी और कंट्री में टैक्स पर्पजेस के लिए रेजिडेंट नहीं है तो क्या चेक करेंगे? क्या वो किसी और कंट्री में 183 दिन पूरे, एक साथ नहीं, पूरे 183 दिन या उससे ज्यादा किसी एक कंट्री में पाकिस्तान के अलावा प्रेजेंट है या नहीं है? वहां का टैक्स पेयर है या नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जो मैं कह नहीं रहा हूं वो तुम लोग समझो नहीं ना। अगर दुबई में है, दुबई में टैक्स नहीं लगता, टैक्स पेयर तो नहीं हुआ वहां का। तो हम कोई ऐसी बात जुबान से ना निकालें जो हम गलत सलत उल्टा सीधा कल को पेपर में लिख दें। प्रेजेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट इन एनी अदर स्पेसिफिक, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में 183 या उससे ज्यादा दिन मौजूद है। अगर है तो पाकिस्तान में क्या बन जाएगा? और अगर नहीं है तो पाकिस्तान में क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। और किसी का सवाल? क्लियर है सबको? अब पढ़ लेते हैं इसको। 0 से 182 डेज नॉन रेजिडेंट, 183 और मोर डेज रेजिडेंट। लेकिन being a citizen of Pakistan is not present in any other country for more than 182 days during the tax year or who is not a resident taxpayer of any other country। इसको मैंने आपको चार्ट की फॉर्म में समझा दिया है, तो जिसको ये बात यहां से कंफ्यूजन होगी तो उसको चार्ट से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है? और डी चेक कर लो भाई। A government employee posted abroad in the tax year is resident irrespective of his physical stay in Pakistan। मिसाल के तौर पर कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एम्प्लॉई है, फेडरल मिनिस्टर है, या जो डिप्लोमेट्स होते हैं, सफ़ीर हजरात होते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉई है और पाकिस्तान ने यूएस में अपने सिफारत खाने में उसको डिप्लॉय किया हुआ है। अब वो पूरा साल कहाँ रहेगा? यूएस में रहेगा, और वो पूरा साल पाकिस्तान में फिजिकली मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और गवर्नमेंट ने उसको अब्रॉड पोस्ट किया है फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, तो अब वो रेजिडेंट ही कहलाएगा पाकिस्तान का, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान। ये बात याद रहेगी?
जबरदस्त। मसला, अब आएगा मसला। किस चीज का मसला? काउंटिंग का मसला। डेज की काउंटिंग आनी चाहिए, हमें डेज की काउंटिंग आनी चाहिए। और डेज की काउंटिंग के अंदर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ठीक है। जितना भी उनको बता दिया जाए, जितना भी उनको सिखा दिया जाए, उंगलियों पर गिनना बता दिया जाए, सिखा दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो मिस्टेक करते हैं। आप मिस्टेक करेंगे, इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम लेंगे, आपके मार्क्स चले जाएंगे। आप अगर सीए कर रहे हैं, यू हैव टू बी हाईली रिस्पॉन्सिबल एंड फोकस्ड स्टूडेंट। ऐसे नहीं अगर ऊपर नीचे बस कर लिया, रफली 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 इतने दिन बन रहे हैं, रफली इतने दिन नहीं बन रहे हैं। रफली वफली टाइप की कोई चीज़ नहीं होती। कितने दिन बन रहे हैं? अगर 121 दिन है तो 121 दिन ही बनने चाहिए। फिर आपके अगर 120 बन रहे हैं तो आपने गलत कर दिया। सर अगर एक दिन ज़्यादा बन गया, फिर हमने बोला वो भी गलत हो गया। 121 दिन बन रहे हैं तो 121 दिन ही बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 183 दिन बन रहे हैं और आपने 182 कैलकुलेट कर लिए, तो 83 पे रेजिडेंट और 82 पे क्या हो जाएगा? वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? अच्छा, डेज की काउंटिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर महीने के अंदर कितने दिन होते हैं। ये हम सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। हर महीने में दिन कितने होते हैं, उसके लिए आप अपनी मुट्ठी को यूं बंद करेंगे। मुट्ठी को जब यूं बंद करेंगे तो आपकी हर उंगली के पीछे एक हड्डी उभर के आ जाएगी। आ गई? ये सारी हड्डियां आपकी उंगलियों के पीछे उभर के आ गई। सही है। अब आपने ये जो पहली उंगली है, शहादत की जो उंगली होती है, इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, इस शहादत की उंगली के पीछे ये जो पहली हड्डी उभर के आ रही है, यूं समझो ये जनवरी का महीना है। और हर उभरी हुई जो हड्डी है वो 31 का महीना होता है। जनवरी 31 का महीना है। फिर ये दो के हड्डियों के बीच में स्पेस आ रहा है, यूं समझो ये फरवरी है। फरवरी का महीना हमें पता है, थोड़ा नालायक रहता है, 28 का महीना रहता है। ठीक है, तो याद रहे सबको, याद रहे सबको, 28 का महीना होगा। इस दफ़ा फरवरी कितने का था? इस दफ़ा फरवरी 29 का था। ठीक है, तो इस दफ़ा वाला फरवरी कितने का रहेगा? हो गया ना भाई, 29 का था ना इस दफ़ा फरवरी। आप लोगों का टैक्स ईयर कौन सा है? 29 वाला है भाई। अगर सवाल पेपर के अंदर टैक्स ईयर 2024 का आ गया तो फरवरी के दिन कितने हैं? 29। ये गलती मत करना। आर यू गेटिंग दिस? फरवरी के दिन कितने हैं? 29। चलो, इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं। मैं उम्रे के लिए जा रहा था तो ट्रैवल एजेंट को मैंने होटल बुक कराया। बोला यार कितने दिन हो गए, जरा मुझे पैसे कैलकुलेट करके। मैं तो कैलकुलेट तो हम पहले से कर लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं, कैलकुलेशन तो हमने पहले से की हुई होती है। यार कैलकुलेट करके बता दो, फिर तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करूँ। उसने जो दिन की कैलकुलेशन करी, फरवरी 28 का ले लिया। मैं बोला भाई आपने गलत कर दिया, ये फरवरी 28 का है नहीं, इस दफ़ा फरवरी 29 का है। तो उसने फिर रिवाइज करके कैलकुलेशन भेजी। ठीक है, तो कह रहा हूँ कि जिसको पैसे मिलने हैं वो गलती कर लेता है, आपको तो फिर भी कुछ नहीं मिलना। सही है, तो गलती करने का चांस आपका ज़रा ज़्यादा है। तो टैक्स ईयर 2024 के अंदर 29 दिन का फरवरी था। ठीक हो गई बात? लेकिन उससे ये क्राइटेरिया चेंज नहीं होगा, क्राइटेरिया अपनी जगह पर रहेगा मौजूद। तो वैसे 28 का होता है, लेकिन आप लोगों के लिए टैक्स ईयर 24 की बात आ रही है तो वो 29 का होगा। पेपर के अंदर कोई और टैक्स ईयर लिखा हुआ है तो उसको 28 का ही लोगे। अगर टैक्स ईयर 24 नहीं लिखा हुआ, टैक्स ईयर 20x8 लिखा हुआ है, तो अब आपने फरवरी कितने का लेना है? 28 का लेना है। अब 1.5 शेयर ही नहीं करनी है आपने। ठीक होगी बात? जनवरी 31, फरवरी टैक्स ईयर 2024 29 का है, वरना 28 का रहता है। हाँ, तो 2008 में तो हम जी नहीं रहे ना, हम हमारी बला से कुछ भी था 2008 में, उससे क्या करना हमें? आने वाले भी 4 साल बाद 29 आएगा तो क्या करेंगे हम? ना हमें फ्यूचर से लेना देना, ना हमें पास्ट से। 20x8 बोला मैंने, 2008 नहीं बोला मैंने। सही है, ये 20x8 20x9 इसलिए लिखा जाता है ताकि आप जैसे 1.5 होशियार बच्चे उसको कोई स्पेसिफिक ईयर कंसीडर करके कोई उसके अंदर तिगड़म ना लगा दें। बात समझ आ रही है? जनवरी 31, 29 या 28, फिर मार्च आता है। मार्च भी कितने दिन का होगा? 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। जुलाई के बाद फिर से काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी। जुलाई भी 31 और अगस्त भी 31।
सितंबर, 30 अक्टूबर, 31 नवंबर, दिसंबर, 31। ये एक बात हो गई। अब जब भी आएगा आपने अपनी उंगलियों पे काउंट करना है, जाती उंगलियों पे, दोस्त को तंग नहीं करना। कैलकुलेटर तो दोस्त का ले लेते ना, तू दिखा भाई तेरी एक आध शॉर्ट तो नहीं है। अच्छा भाई, लेकिन अब ये आपने उंगलियों पर दिन तो गिन लिए, कैसे गिनेंगे हम देखेंगे। एक दो सवाल देखेंगे, एक आध जरा मुश्किल सवाल बोर्ड पे बना देंगे, देखेंगे कितने बच्चों की उंगलियां पूरी हैं, शॉर्ट है। लेकिन मसला क्या है सर? मसला ये है कि हम जैसे लोगों के लिए तो मसला नहीं है ना, हम तो पूरे पाकिस्तान में रहते हैं, कभी बाहर जाना हो गया मुश्किल से तो, वरना मसला नहीं है सर। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिनके बड़े फ्रीक्वेंट विजिट्स होते हैं, ठीक है, बार बार दुबई जा रहे हैं, दुबई के अंदर भी उनके बिजनेस चल रहे हैं, यूके के अंदर भी छोटा मोटा फ्लैट किराए पे दिया हुआ है उन्होंने, यूएस के अंदर भी उनकी कुछ उबर चल रही है, ठीक है, इसी तरह साउथ अफ्रीका में छोटी मोटी डायमंड की फैक्ट्री है। तो आना जाना फ्रीक्वेंट लगा रहता है ना उनका। तो अब क्या, एक जगह से निकल रहे हैं दूसरी जगह जा रहे हैं, कितने बजे की फ्लाइट है, कितने बजे की फ्लाइट नहीं है सर। आधा दिन पाकिस्तान में, आधा दिन अफ्रीका के अंदर है, आधा दिन हवा में है। जो हवा में दिन है उसको क्या करेंगे, वो किस खाते में आएगा? वो अफ्रीका के खाते में जाएगा, वो पाकिस्तान के खाते में जाएगा। सर पाकिस्तान का दिन कितना दिन होगा तो पाकिस्तान के अंदर काउंट होगा। मिसाल के तौर पर दिन तो 12 बजे से शुरू हो जाता है सर, अगर उसकी रात की 12:30 बजे की फ्लाइट है तो क्या करें? आधा घंटा पाकिस्तान में उसका क्या करें? उसके लिए क्या अहकाम आते हैं? और सर अगर ऐसा है कि उसकी रात के 11:30 बजे की फ्लाइट है, 23.5 घंटे तो पाकिस्तान में गुजर गए, आधा घंटा प्लेन में गुजरा है। तो अब दिन कौन सा पाकिस्तान की काउंटिंग में लेंगे, कौन सा पाकिस्तान की काउंटिंग में नहीं लेंगे? बस समझ, ये एयरपोर्ट पर खड़े हो जाए, जहाज ने जब परवाज भरी, उड़ान भरी, तो हमने कहा सर अब जरा तक, टैक्स वाले को बोले आके देखो, चेक करो, अब दिन गया नहीं। हमने कहा उसके लिए रूल 14 है, आपकी आसानी के लिए। टैक्स वाले ने कहा इतना टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, हम आपकी आसानी के लिए रूल 14 दे देते हैं। इस रूल 14 को जरा समझना होगा आपने। बड़ा सिंपल रूल है। रूल टू काउंट डेज एंड इंडिविजुअल प्रेजेंट इन पाकिस्तान बिकम्स वाइटल व्हेन अ पर्सन हैज फ्रीक्वेंट विजिट्स टू और फ्रॉम Pakistan. Rule 14 of income tax rules prescribes the procedure for counting of days as under. कई दफा आ चुका है 2 मार्क्स का लिखने के लिए थ्योरी में। हमारे बच्चों के साथ मसला क्या है, समझ सब आता है, अंडरस्टैंडिंग सब चीज़ों की होती है, दिमाग में भी याद होता है, लेकिन अगर मैं ये कह दूँ ना ये 2 नंबर का रूल आपने लिखना है, उस वक्त ब्लैंक बैठे हुए होंगे सर, ये लिख नहीं सकते हम। तो ये बड़े अफसोस की बात है। जो भी हम पढ़ रहे हैं आपने उसको याद भी करना है। ये बात मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े। हर थोड़े दिन बाद एक आध नमूना उठ के आता है, सर ये भी याद करना है, बता दें ये भी याद करना है। तो भैया आपके कोर्स का पार्ट है, किताब के अंदर लिखा हुआ है, आपको पढ़ा दिया, याद करना है भाई। अगर याद आपको इतने अच्छे से हो गया कि आप खुद से लिख सकते हो, बहुत अच्छा, तो ठीक है, इसको 2-3 दफ़ा पढ़ लो और खुद से लिख के प्रैक्टिस करो, जरा देखो सही लिखा नहीं लिखा। नहीं सर वो हम लिख लेंगे, ये जो मुस्तकबिल का सीगा है ना, ये बड़ा डेंजरस होता है, पता नहीं कब लिखेंगे और उसको लिखने के लिए आपको कितनी अटेम्प्ट चाहिए होंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है और आप बहुत चैंपियन हो, आप लिख सकते हो, तो लिख लो, अभी लिख लो, आज लिख लो। बात समझ आ रही? क्योंकि बहुत से बच्चे पहली प्रैक्टिस एग्जाम में जाके करते हैं। अरे मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ये मैं तफरी नहीं कर रहा हूँ, सब आता है। सब बोर्ड पे आपने पढ़ाया, A1 आपने सवाल किया, बिल्कुल ठीक, हमने कैलकुलेट भी कर लिया, सब सही है उसके अंदर। भाई तूने क्या किया? सर समझ आ गया, वो हम कर लेंगे। उस बच्चे की पहली प्रैक्टिस पेपर के अंदर हो रही है, फेल हो जाएगा। ठीक है भाई, आओ भाई काउंटिंग का रूल पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ अ डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट्स एज अ होल डे। इसका मतलब कि अगर पाकिस्तान में कुछ भी दिन का हिस्सा वो मौजूद रहा है तो वो दिन किसकी काउंटिंग में आएगा? पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा। क्या ये बात आपकी समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर फ्लाइट है 12:30 की, 12:30 और फ्लाइट है 23 जून 2024 की, रात के 12:30 की, 23 जून लग गया। क्या 23 जून का दिन पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा?
जी, लेकिन वो 23 जून में तो वो सिर्फ आधा घंटा यहाँ पे रहा होगा, तो भी वो किसकी काउंटिंग में आएगा? पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा। क्या ये बात आपकी समझ आती है? इसी तरह से सर फ्लाइट है 11:30 बजे की रात के, 15 मई 2024 रात के 11:30 बजे की फ्लाइट है। तो मुझे ये बता दो 15 मई 2024 का दिन किस काउंटिंग में आएगा? पाकिस्तान की काउंटिंग में। पार्ट ऑफ द डे, जो भी पार्ट ऑफ द डे। अब एग्जाम के अंदर सवाल आ गया, मिस्टर असलम प्रोसीडेड टू दुबई ऑन 15 मई 2024। प्रोसीडेड टू दुबई ऑन 15 मई 2024। 15 मई 2024 को कहाँ लोगे? पाकिस्तान में, दुबई में? निकला, गया, एक गया तो इसी दिन गया ना, पाकिस्तान से गया ना, तो उसको किसी काउंटिंग में लोगे आप? पाकिस्तानी। मिस्टर अब्दुल्ला अराइव्ड इन पाकिस्तान ऑन 10 जनवरी 2024, तो 10 जनवरी किसकी काउंटिंग में आएगा? आर यू गेटिंग दिस? सिंपल है। पार्ट ऑफ द डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट्स एज अ होल डे, इंक्लूडिंग डे ऑफ अराइवल इन पाकिस्तान, डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान, पब्लिक हॉलीडे। आपका कोई कज़न आया यहाँ पर किसी काम से, ठीक है, उसने बोला काम तो मेरा 4 दिन का है, लेकिन सैटरडे संडे बीच में आ रहा है, इसलिए मैं 6 दिन के लिए आ रहा हूँ, तो उसके दिन काउंटिंग में कितने आएंगे? 6। डे ऑफ लीव, कोई बाहर से आया, आपका कज़न आया, कोई ऑफिशियल काम के लिए आया, एम्प्लॉयमेंट पे था, यहाँ पर आया, आपने उसको बोला चलो आ जाओ मैं तुझे कराची के खाने खिलाता हूँ। आप उसको खाना खिलाने ले गए, उसका पेट खराब हो गया, बीमार हो गया वो बेचारा, काम था उसका 10 दिन का, उसने आपके चक्कर में फिर फ्लाइट लेट कराई, ठीक है। तो ये जो लीव ली है उसमें, क्या ये पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगी? आएगी। डे दैट इंडिविजुअल्स एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, लॉकआउट और डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाईज, ठीक है। तो आपका भाई यूके से आया, कुछ काम करने के लिए आया, उसकी कंपनी ने उसको भेजा था कुछ काम वाम करने के लिए, लेकिन मिसाल के तौर पर जिधर उसको जाना था बीच में पीटीआई का धरना चल रहा था, जा नहीं सका, बोला एक दिन ख्वार हो गया, ठीक है भाई। ईरान का प्रेसिडेंट आ गया, कराची बंद हो गया, अब जा नहीं सका, कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री निकालने के लिए जाना था, हमने कहा भाई अभी डिग्री मिल रही है ईरान के प्रेसिडेंट को, आप इंतजार करो। शाबाश। तो हमने कहा क्या वो दिन पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा? हॉलीडे स्पेंट इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान। अब आपका भाई है, कजन है, आया, उसने को जो काम वाम करना था कर लिया, उसके बाद आपने बोला यार चलो अब तुम आए हो तो ज़रा नॉर्दर्न एरियाज अभी अभी खुल गए हैं, तो आज जो ज़रा एक हफ्ते के लिए घूम फिर कर आते हैं, नारायण कागान, स्कर्दू, हुंजा। तो आपने कहा भाई अब हॉलीडे स्पेंड करते हैं, तो वो 5-6 दिन के लिए घूमने फिरने चले गए। पाकिस्तान के अंदर स्टे उसने अपना बढ़ा लिया, तो क्या वो दिन भी पाकिस्तान की काउंटिंग में आएंगे? आखिरी वाला, अ डे इन पाकिस्तान सोली बाय रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट डज नॉट काउंट एज द डे प्रेजेंट इन पाकिस्तान। ऐसा कोई भी दिन जो पाकिस्तान के अंदर ट्रांजिट की वजह से स्पेंड हो, किसकी वजह से स्पेंड हो? ट्रांजिट की वजह से स्पेंड हो, वो पाकिस्तान की काउंटिंग में नहीं आता, वो पाकिस्तान की काउंटिंग में नहीं आता। तो एग्जाम में जब भी इसके ऊपर सवाल आया है, वो ऐसे ही उसने लिखा हुआ है कि ये दिन, मिसाल के तौर पर 15 जून का जो दिन था वो स्पेंट इन पाकिस्तान सोली फॉर द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट। तो ऐसा एग्जामिनर आपको लिख के दे दे तो अब आपके लिए कोई मसले की बात ही नहीं है, क्योंकि आपको रूल 14 आपके जहन में है कि कोई ऐसा दिन जो सोली फॉर द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट स्पेंड होता है वो काउंटिंग में नहीं आता, ठीक है। इससे एक आम मतलब ये डिराइव होता है, इससे एक आम मतलब ये निकलता है कि मिसाल के तौर पर कोई ऑस्ट्रेलिया से यूएस जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से यूएस जा रहा है, तो बहुत लंबी फ्लाइट होगी। मिसाल के तौर पर वो पाकिस्तान के अंदर आ गया, पाकिस्तान के अंदर उसको 5 घंटे का, 6 घंटे का, 10 घंटे का स्टे हो गया, उसका एयरपोर्ट के ऊपर उसका क्या हो गया? स्टे हो गया। तो क्या वो जो ट्रांजिट के लिए रुका है पाकिस्तान में, तो क्या वो दिन उसका पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा? नहीं आएगा। इससे एक आम मतलब ये निकलता है। क्या ये बात आपकी समझ आ गई? ठीक होगा। तो ये जो आम मतलब निकलता है, ठीक है, आम मतलब निकालने वाले आम मतलब निकालते हैं, लेकिन
इसकी कुछ इंटरप्रिटेशंस भी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिजिकली और प्रैक्टिकली होता क्या है। होता ऐसे है कि रेजिडेंशियल, गौर से सुनेंगे सबके सब, रेजिडेंशियल स्टेटस के दिन की काउंटिंग कैसे होती है। कभी भी कोई टैक्स वाला है, हमारा क्लाइंट है, मिसाल के तौर पर मेरे रिलेटिव थे, वो नॉन रेजिडेंट थे। अब वो नॉन रेजिडेंट थे, उसको नोटिस आया कि भाई आप का टैक्स ये बनता है और वो बनता है और आपने कम इनकम शो की है ये। तो हमने टैक्स वाले को बताना था कि भाई ये नॉन रेजिडेंट है। अब हम उसको कैसे बताएंगे कि ये नॉन रेजिडेंट है? हम उसको बताएंगे पासपोर्ट से। वेरी गुड, पासपोर्ट से बताएंगे, क्योंकि पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगे हुए होते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के। जैसे ही कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर जाएगा, इमिग्रेशन काउंटर से, आप लोगों में से जो पाकिस्तान से बाहर जिन्होंने ट्रैवल किया होगा उम्रे के लिए या किसी और कंट्री में घूमने फिरने के लिए, उसको पता होगा कि जैसे ही वो एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं, ये लोकल फ्लाइट्स में नहीं होता, विद इन पाकिस्तान वाले में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से नहीं गुजरना आपको, लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर जाओगे तो आपको इमिग्रेशन काउंटर पर जाना पड़ेगा। इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर आपकी तस्वीर खींचेंगे, आपके रेटिना की स्कैनिंग होगी, आपका बायोमेट्रिक लेंगे, ठीक है, और आपके वीज़े को चेक करके आपके पासपोर्ट के ऊपर आउट का स्टैंप लगाएंगे। ठीक होगी बात? जो आउट का स्टैंप लगेगा वो डेट पाकिस्तान में काउंट होगी या नहीं होगी? वो काउंट होगी। वो कहाँ से काउंट होगी? पासपोर्ट से काउंट होगी। अब मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान से आउट हो गए, इमिग्रेशन काउंटर का स्टैंप लग गया। अब इमिग्रेशन काउंटर का स्टैंप लग गया, फ्लाइट अभी भी 2 घंटे बाद है। अभी भी क्या है? 2 घंटे बाद है। रात के 11 बजे इमिग्रेशन काउंटर का स्टैंप लग गया। रात के 11 बजे 23 जून रात के 11 बजे इमिग्रेशन काउंटर का स्टैंप लग गया। फ्लाइट है 1 बजे। 1 बजे दिन चेंज हो जाएगा। 23 जून से क्या हो जाएगा? 24 जून हो जाएगा। और 24 जून में भी आप पाकिस्तान के अंदर ही एयरपोर्ट पर बैठे फ्लाइट का क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या ऑन डॉक्यूमेंट्स आप पाकिस्तान में हैं? नहीं है। सही बात आपकी समझ आ गई? तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। वो दिन आप पाकिस्तान, आप जब इमिग्रेशन का स्टैंप लग गया, आप बाहर हो गए पाकिस्तान से। अभी ऑफिशियली आप बाहर चले गए पाकिस्तान से। ठीक होगी बात? इसी तरह से जब आप पाकिस्तान आते हैं, तो जैसे ही आप आते हैं तो लगेज काउंटर पे जाने से पहले आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे। इमिग्रेशन काउंटर वाला आपके पासपोर्ट के ऊपर आपकी एंट्री करेगा, इन करेगा, स्टैंप लगाएगा। ठीक है? जिस डेट का स्टैंप लगेगा वो दिन ऐसा है कि आप पाकिस्तान में आ गए, और वो दिन भी पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। डे ऑफ अराइवल इन पाकिस्तान, डे ऑफ डिपार्चर इन पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है वही बात। अब आ जाओ ट्रांजिट वाली बात। अ डे स्पेंड सोनली फॉर द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट। इसका क्या मतलब है? अब एक तो मतलब मैंने आपको जो आसान अल्फाज में बताया, ऑस्ट्रेलिया से यूएसए के लिए वो ट्रेवल कर रहे हैं, बीच में पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर, यूँ समझो हमारी फ्लाइट बहुत मशहूर है पीआईए की। ऑस्ट्रेलिया वाले भी बोल रहे हैं भाई पीआईए की फ्लाइट में जाएंगे, यूएस जाएंगे। तो पीआईए की फ्लाइट ने बोला भाई वी आर लॉयल टू आवर कंट्री, पीआईए पाकिस्तान में तो स्टे लेगी। जैसे एमिरेट्स दुबई में स्टे लेती है, आपको पता है, कतर एयरवेज कतर में लेती है, सऊदी एयरलाइन सऊदीया में स्टे लेती है। तो पीआईए की क्यों समझो लेवल बढ़ गया ना, आज से 200-300 साल बाद ऐसा लेवल बढ़ गया, पीआईए की डिमांड चल रही है। पीआईए ने बोला भाई हम पाकिस्तान में स्टे लेंगे, 10 घंटे का स्टे होगा, 10 घंटे के बाद कनेक्टिंग फ्लाइट जाएगी हमारी यूएसए की। अब 10 घंटे आप एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि जो टाइम एयरपोर्ट के ऊपर उसने स्टे किया, अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से वो दिन काउंटिंग में आना नहीं चाहिए। उसका जवाब ये है कि वो दिन तो वैसे भी काउंटिंग में नहीं आएगा। ये लिखा हुआ नहीं भी होता तो वो काउंटिंग में नहीं आता। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का तो स्टैंप ही नहीं लगा। आपने जिसने भी कभी ट्रैवल किया हो उम्रे के लिए, और अगर एमिरेट्स के थ्रू किया हो या फ्लाई दुबई के थ्रू किया हो, तो वो दुबई एयरपोर्ट के ऊपर आपको रुलाएंगे तो सही 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, लेकिन ऐसा नहीं होगा आपको दुबई का वीज़ा दें और आपको बोले जाओ बाहर जाओ, दुबई घूमो फिरो, आ जाना, फिर उसके बाद फिर उम्रे पे। नहीं, ऐसा कोई सीन पार्ट नहीं होगा। आपको वीज़ा नहीं मिल रहा वहाँ का, आपके पासपोर्ट पर वीज़ा की स्टैंप नहीं लग रही है वहाँ पे। बात समझ आ रही है? तो हमने कहा सर जब पासपोर्ट पर वीज़ा की स्टैंप लगेगी ही नहीं, सॉरी पासपोर्ट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की स्टैंप लगेगी ही नहीं, उसके पास वीज़ा ही नहीं है पाकिस्तान का, तो वो दिन तो वैसे भी किसी के अच्छे भी काउंटिंग में नहीं ला सकते, वो तो रिकॉर्ड में है ही नहीं।
आ रहा हूँ मेरी जान, में आ रहा हूँ, उस पर सब बातें आएंगी, तसल्ली से आएंगी। बात समझ आती है? तो वो तो काउंटिंग में आएगा ही नहीं, पहली बात। अच्छा सर ये लिखा हुआ क्यों है फिर? इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती है, मिसाल के तौर पर इसके 2-3 केसेस बन सकते हैं। एक जो भाई ने सवाल किया कि अगर कोई विजिट वीज़ा ले ले, तो भैया आपने अगर विजिट वीज़ा लिया है इंटेंशनली, मिसाल के तौर पर जो लास्ट विजिट था, मैं जब उम्रे पे जा रहा था अपनी फैमिली के साथ, तो 4 दिन का दुबई का विजिट वीज़ा लिया था। 4 दिन का विजिट वीज़ा लिया था, तो वो विजिट वीज़ा मैंने खुद लिया था और दुबई में जाने की नीयत से लिया था, तो इसका मतलब कि वो डेज दुबई की काउंटिंग में आएंगे। नॉर्मल वीज़ा भी आप लेंगे तो भी वो आएंगे, नॉर्मल वीज़ा लेके भी आप 2 दिन में वहाँ से निकल जाएं तो भी वो 2 दिन दुबई की काउंटिंग में आएंगे, वो पाकिस्तान की काउंटिंग में नहीं आएंगे, तो दुबई की काउंटिंग में तो आएंगे। कहने का मकसद ये है कि अब मैं आपको 1-2 और केसेस बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर 2 केसेस ऐसे हुए पास्ट में, जब पाकिस्तान इंडिया की टेंशन चल रही थी और एयर स्पेस लॉक कर दी थी, इंडिया ने और पाकिस्तान ने अपनी अपनी एयर स्पेसेस लॉक कर दी थी। तो हुआ क्या कि जो फ्लाइट्स पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान से अब उन्होंने उड़ना था, अब वो सारी फ्लाइटें डिले हो गई। क्यों? क्योंकि टेंशन ऐसी चल रही थी। अभिनंदन वाला जो केस हुआ था, आपको याद होगा, टी वॉज फैंटास्टिक। कोई गया PAF म्यूजियम गया? अभिनंदन बनाया हुआ उन्होंने, देखा? तो खैर, तो वो जब इंसिडेंट हुआ था तो उस चक्कर में बड़ी टेंशन चल रही थी पाकिस्तान इंडिया की, और दोनों कंट्रीज ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी। और इतनी टेंशन थी कि कोई जहाज उड़ता तो दूसरा कंट्री उसको गिरा देता, इतनी टेंशन चल रही थी। तो उस चक्कर में फ़्लाइटें बहुत सारी डिले हो गई थी। अब मिसाल के तौर पर जो फ़्लाइट पाकिस्तान में आके उसने 4 घंटे बाद उड़ना था, अब वो तो उड़ नहीं पा रही, अब वो सारे पैसेंजर तो रुल गए। अब वो रुल गए तो जाहिर सी बात है उनको उन्होंने 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, जितने दिन भी टेंशन चल रही होगी, यहाँ पर क्या दिया होगा? स्टे दिया होगा, वीज़ा दिया होगा, और वो वीज़ा दिया होगा तो वो यहाँ पे रुके होंगे। तो वो उस पर फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का क्या भी लगा होगा, स्टैम्प भी लगा होगा। लेकिन वो डेज भी आइडियली किस में ही आएंगे? ट्रांजिट में। इंटरप्रिटेशन ये है, व्यू ये है कि वो दिन भी किस में आने चाहिए। ऐसे सवाल आपके पेपर में आने वाले नहीं है, मैं ऐसी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि कल को आपने भी टैक्स कंसल्टेंट बनना है ना इंशाल्लाह। तो वो दिन भी किस में आने चाहिए? ट्रांजिट में आने चाहिए। इसी तरह जैसे ये कोविड का सीन हुआ था, कोरोना का सीन हुआ था, कोविड के चक्कर में भी क्या हुआ? फ्लाइट्स, मैं बोला भाई इस जहाज के अंदर जो है ना एक कोविड सस्पेक्टेड बंदा मौजूद है, ठीक है भाई। अब सारी के सारी फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर हैं, अब वो फ्लाइट को दूसरी कंट्री में जाने ही नहीं दिया जा रहा। अब सारे के सारे लोग उस कंट्री के अंदर रुल गए। क्वारंटीन करो उधर, 14 दिन क्वारंटीन करने के बाद फिर आगे जाएंगे मुसाफिर। तो अब क्या करेंगे हम? अब वहां पर सारे के सारे पैसेंजर्स को रुकवाना पड़ेगा, ट्रांजिट देना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ गई? तो वो लोग पाकिस्तान नहीं आए होंगे, लेकिन उनको मजबूरन पाकिस्तान में स्टे करना पड़ा होगा, तो वो भी ट्रांजिट के अंदर फॉल आइडियली करना चाहिए। ठीक है, ये तो 2 एग्जाम्पल्स तो मैं देता रहता था। तीसरी एग्जाम्पल्स पिछले साल ऐड हुई जब मेरा विजिट हुआ, तो तीसरी एग्जाम्पल उसके बाद ऐड हो गई। वो क्या ऐड हो गई, अब मैं बच्चों को वो वाली एग्जाम्पल भी साथ साथ देता हूँ। तो हुआ क्या कि उम्रे का सफ़र था। उम्रे के सफ़र से, और मैंने आज से पहले कभी दुबई ट्रैवल नहीं, जिन्होंने वीडियो देख लिया उन्होंने तो पूरे मज़े ले लिए हैं, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए, उनको भी तो एंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए ना, क्या ख्याल है? तो आज से पहले कभी भी दुबई का सफ़र मेरा, किसी भी और कंट्री का, सऊदीया के अलावा किसी भी और कंट्री का सफ़र मेरा आज तक नहीं हुआ था। तो बस पिछली दफ़ा मैंने सोचा कि यार चलो जा रहे हैं और एमिरेट्स की ही फ़्लाइट के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि मैं सर्च करता हूँ सबसे ज़्यादा डिस्काउंटेड फ़्लाइट कब आ रही है, सबसे ज़्यादा प्रमोशंस कब आ रही हैं, सस्ती फ़्लाइट कौन सी मिल रही है। और जब भी मेरा सफ़र हुआ था, कभी भी मेरा सऊदी एयरलाइन से नहीं हुआ था, एमिरेट्स से ये फ़्लाई दुबई से ही हुआ था। इस दफ़ा मैंने सऊदी एयरलाइन से सफ़र किया एंड आई लव दैट जर्नी। बहुत मज़ा आया, सऊदी एयरलाइन से बहुत मज़ा आया। मतलब अब मैंने सोच लिया अब एमिरेट्स से कभी भी ट्रैवल नहीं करने का, उम्रे में जाने के लिए सऊदी एयरलाइन इज़ बेस्ट माशाल्लाह। तो खैर, एमिरेट्स से लास्ट टाइम भी एमिरेट्स से जाना हुआ था। तो एमिरेट्स के थ्रू ही अगर आप जा रहे हो तो आपको 4 दिन का विजिट वीज़ा मिल सकता है, 96 आवर्स का विजिट वीज़ा मिल सकता है कि आप 4 दिन वहाँ पर
घूमें फिरें, स्टे करें। तो मैंने कहा चलो 4 दिन का ले लेते हैं विजिट वीज़ा। और चूंकि मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं उम्रे के लिए जाऊँ, उम्रे के बाद फिर जो रमज़ान, शाबान के दिन ज़्यादा और रमज़ान के 4-5 दिन, 4-5 रोज़े मुझे मिल जाएं, रमज़ान का उम्रा मिल जाए, रमज़ान के उम्रे के बाद वापस। क्योंकि जैसे जैसे रमज़ान के दिनों के रश आगे जाते जाते हैं, रोज़े जाते हैं, तो रश बहुत बढ़ जाता है। अब मैं अबू साहब थे तो कहा भाई 5वें 6ठे रोज़े को वापसी। तो वो 4 दिन दुबई के शुरू में रख लिए, ठीक है। लोग बाद में रखते हैं आमतौर पर, वापसी पे मैंने शुरू में रख लिए थे, और अल्लाह का करम हुआ कि मैंने शुरू में रख लिए थे, ठीक है, शुरू में रख लिए। अच्छा, शुरू में रख तो लिए, अब दुबई में जाकर ऐसा लगा कि पता नहीं किधर आ गया मैं। बंदा ही सोच के जाता ना यार इस्लामिक कंट्री है, चलो कुछ ढंग का माहौल होगा, कुछ मुनासिब माहौल होगा। तो अल्लाह माफ़ करे, यूरोप से बदतर माहौल, बेहयाई बेगैरती इंतहाई उरूज के ऊपर। यानी कि कहीं पब्लिक प्लेस में भी जाने का दिल ही नहीं करता था, दिल ही नहीं करता था। 4 दिन ऐसे गुजरे कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 4 दिन नहीं गुजर के दे रहे थे यार, ये कब गुजरेंगे ये 4 दिन, कब ख़त्म होगा ये 4 दिन दुबई का विजिट मेरा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस माहौल में रहने के आदी हैं, जिस कल्चर में हम रहने के आदी हैं, वो कल्चर शायद बहुत ही ज़्यादा आउट था। यूरोप वाला कल्चर, यूरोप से भी ज़्यादा बेहयाई बेगैरती वहाँ पर हो चुकी है। और आप यूँ समझें कि मैंने एग्जांपल दी थी कि दुबई मॉल में जो अंडर वाटर एक्वेरियम है, वहाँ जाने के लिए गए तो दुबई मॉल के अंदर अजान की आवाज़ तक नहीं आई। मतलब नमाज के टाइम पर आपको वहाँ पर अजान की आवाज़ भी नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क तो उससे फिर अल्लाह पाक ने, जितनी भी हम गालियाँ देते हैं अपने मुल्क को, हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ों में बहुत अच्छा है। कहीं आप किसी भी मॉल में चले जाए ना तो आपको अजान की आवाज़ आएगी, थोड़ा ढूंढने ढांडने से ना आपको नमाज़ पढ़ने की जगह मिल जाएगी। बात समझ आ रही है? मैं पाकिस्तान टूर गया था अपनी फैमिली को लेकर, जगह जगह रास्ते में जहाँ रुकना हो मस्जिद के अंदर ख़वातीन का पोर्शन बना हुआ है, जगह जगह मस्जिद, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में मस्जिद। मतलब इतनी कन्वीनियंस की सोच है अपनी। और वहाँ पर अब पता ही नहीं है नमाज का एरिया कौन सा। अच्छा, साइन भी नहीं लगे हुए। मैंने ढूंढने की बड़ी कोशिश की, हर जगह तो साइन लगे हुए ना, ये इधर एस्केलेटर इधर है, समझ रहे हो आप, एग्जिट का रास्ता इधर है, वो साइंस लगे हुए हैं जगह जगह, लेकिन उसमें मस्जिद का साइन नहीं नजर आया। पूछने पाछने में पता लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पर कोई प्रेयर्स एरिया बना हुआ है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, ये मुस्लिम कंट्री। खैर, बहर तौर जैसे तैसे करके कोशिश करके फिर ज़्यादा घूमना फिरना किया ही नहीं, यानी होटल में रह गई 2-3 दिन गुजार दो। और जब वहाँ से निकला तो बस मैंने सोचा कि अब यहाँ पर नहीं आऊँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अब यहाँ पर दोबारा आना ना पड़े, दुबई की शक्ल दोबारा देखना ना पड़े। वो तो इंसान के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में। इंसान दुआ कर सकते। निकल गए। अल्लाह का करना क्या हुआ, अल्लाह पाक को पता था कि दोबारा आना है मैंने, और उसी सफ़र में ही दोबारा आना है मैंने। वापसी में जो हमारी वापसी हो रही थी तो सारी फ़्लाइटें डिले हो गई, किसी वजह से लेट हो गई किसी वजह से। तो पहले 10 घंटे जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर वेट करना पड़ा। 10 घंटे जद्दा एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ा तो आगे की जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो भी सारी इधर उधर डिस्टर्ब हो गई। अब जब जद्दा से फ़्लाइट उड़ी और दुबई एयरपोर्ट पे हमें फेंका प्लेन ने, तो अब वहाँ से अगली फ़्लाइट थी 12 घंटे बाद। तो उन्होंने बोला भाई हम आपको यहाँ पे 1 दिन का विजिट वीज़ा देंगे मज़ीद। तो फिर उन्होंने होटल में स्टे दिया, डिनर किया, वहाँ पर हमने नाइट स्पेंड की। तो फिर 12-14 घंटे के लिए उन्होंने 1 दिन का मज़ीद वीज़ा हमारे पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प के साथ वो वीज़ा हमें प्रोवाइड किया। अच्छा, ये वो वाला विज़िट है या ये वो वाला वीज़ा है जो ट्रांजिट के कैटेगरी में फॉलो करेगा, ठीक है। ये वो वाला वीज़ा, यानी कि हमारी इंटेंशनल ट्रिप नहीं था, हमारा इंटेंशनल ट्रिप नहीं था दुबई जाने के लिए, बट फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांजिट हमको वो वीज़ा प्रोवाइड किया गया और हमारे पासपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का स्टैंप मौजूद है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो वाला दिन हमारा दुबई की काउंटिंग में आ जाए, क्योंकि वो है डे सोली फॉर द रीज़न ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट। ये वो दिन है कि जो पासपोर्ट के ऊपर एविडेंस हुआ है
और ये मेरे प्रॉपर विजिट का दिन नहीं था, ये ट्रांजिट का दिन था। क्या ये बात आपको समझ आती है? तो ये समझाने के लिए मैंने आपको 2-3 जरा एग्जांपल्स दी ताकि आपको समझ आ जाए कि द डे सोली स्पेंट फॉर द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट वो काउंट नहीं होता। तो एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग है कि भाई अगर वो ट्रांजिट फ्लाइट के लिए आया हुआ है, ट्रांजिटरी स्टे के लिए, 2 फ्लाइट के बीच का डिस्टेंस डिफरेंस है, तो वो काउंट नहीं होगा। भाई वो तो वैसे ही काउंट नहीं होगा, वो तो कौन ला रहा काउंटिंग में, वो तो उसके पासपोर्ट के ऊपर कहीं एविडेंस हो ही नहीं रहा है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का स्टैम्प तो लग ही नहीं रहा है। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो मुझे लगता है कि ये वाली जो बात लिखी हुई है ये उस केस के लिए नहीं है, ये उन केसेस के लिए है कि जहां पर ये ट्रांजिट आपके पासपोर्ट पर क्या भी हो रहा है, एविडेंस भी हो रहा है, लेकिन वो है दरअसल ट्रांजिट, प्रॉपर स्टे नहीं है। ठीक है, वही बात, क्या बात आपको क्लियर होती है? तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल की मैंने बात आपको कर ली। फिर एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया कि वो आपसे ही करवाऊंगा मैं, ठीक है, उसके अंदर यही सीन हुआ, उसमें ये वाला केस पूछा गया जो मैंने आपको बताया, उसमें ये वाला केस पूछा गया, रेजिडेंशियल स्टेटस 183 दिन उसके नहीं हो रहे, 183 डेज उसके नहीं हो रहे, और बच्चों ने इसको गलत भी किया, भाई 183 डेज नहीं हो रहे सर, वो तो नॉन रेजिडेंट हो गया ना। मैंने कहा ए बेवकूफ आदमी, वो कैसे नॉन रेजिडेंट हो गया? क्या वो सिटीजन है? हाँ सर सिटीजन तो था। क्या वो किसी और कंट्री में रेजिडेंट है? नहीं सर वो किसी और कंट्री में रेजिडेंट भी नहीं है। क्या उसके किसी और कंट्री में 183 डेज गुजरे हैं? नहीं सर, ना यूएस में गुजर रहे हैं, ना यूके में गुजर रहे हैं, ना पाकिस्तान में गुजर रहे हैं। तो हमने कहा नहीं गुजर रहे, तो क्या बन गया? ये रेजिडेंट बनना था उसने, तुमने उसको नॉन रेजिडेंट कर दिया, गलत कर दिया, आसान मार्क्स तुमने लूज कर दिए। ये हरकत नहीं करनी आपने, ठीक है? थोड़ा सा जरा प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपने काम लेना है। अच्छा, अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा और आप मुझे डेज काउंट करके बताएंगे कि वो डेज कितने बनते हैं, ठीक है? एरप कर दूं? जी बेटा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, दोबारा रिपीट करना पड़ेगा आपको। जी, हमें बाहर से लेना देना ही नहीं है। आप पहले बताएं कि जिस बंदे की आप एग्जांपल दे रही हैं उसके पाकिस्तान में दिन कितने हैं, तो आपका ही आपकी एग्जांपल में आपके बंदे के दिन आपको क्यों नहीं पता? पता होना चाहिए ना। 180 पाकिस्तान में 183 से कम है, बाहर रेजिडेंट बन गया तो पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट हो गया, बात ही खत्म। कुछ देखना ही नहीं है ना हमने। पाकिस्तान में 183 से कम डेज हैं, दूसरे कंट्री में रेजिडेंट बन गया, तो पाकिस्तान में क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट, बात खत्म, किस्सा खत्म। जी बेटा, जो वर्ल्ड टूर पर जाते हैं वो रेजिडेंट होंगे। बेटा वर्ल्ड टूर आमतौर पर आपके हिसाब से कितने, आपने सवाल पूछे, आपने पूछे, आपने आमतौर पर वर्ल्ड टूर कितने दिन का होता है आपके ख्याल में? भाई वर्ल्ड टूर, वो वर्ल्ड टूर करने के लिए गया है, वो पाकिस्तान छोड़कर दुनिया में रहने नहीं गया है, वो वर्ल्ड टूर करने गया है, ठीक है जी। तो वर्ल्ड टूर ज्यादा से ज्यादा, बहुत भी हो गया तो 1 महीने का हो जाएगा, 1.5 महीने का हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता जी। बेटा प्लीज, दोनों कंट्री का रेजिडेंट हो, अभी दूसरी कंट्री का रेजिडेंट होगा तो क्या होगा ये बाद में बात आएगी। अभी पहले हम अपने कंट्री को में तो उसको रेजिडेंट बना ले, पहले वो ढंग से समझ ले हम, फिर दूसरी कंट्री वाला भी आएगा, अभी डिस्कशन में आएगा कि दोनों कंट्री में रेजिडेंट होगा तो क्या होगा। छोटी सी मैं आपको उसका जवाब भी दे दूं ताकि आप तसल्ली में आ जाएं। दूसरी कंट्री में जो रेजिडेंशियल स्टेटस का रूल होगा, जो लॉ होगा, क्या टैक्स होगा क्या नहीं होगा, हम उसका लॉ देखेंगे, भाई वो क्या कहता है, यहां भी रेजिडेंट है वहां भी रेजिडेंट है, हम अपना लॉ लगाने के मुकल्लिफ हैं। बाकी वो अपना काम जाने दूसरी कंट्री के अंदर, हम उसके टैक्स कंसल्टेंट से पूछेंगे भैया आप बताओ जरा क्या हो अब। अच्छा यहां आ जाओ बेटा, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं छोटी सी, जरा मुझे इसके डेज तो काउंट करके बताओ। शाबाश, मिस्टर ए है ये, ठीक है, मिस्टर ए है, लेफ्ट पाकिस्तान फॉर यूएसए ऑन
15 अगस्त 2023। reached USA on 17th August 2023, arrived in Lahore on 18 November 2023, left for UAE on 31st December 2023, arrived on Islamabad airport on 14th May 2024। करो, दिन की काउंटिंग करनी है। पाकिस्तान में कितने दिन रहा टैक्स ईयर में? क्या हमें पता है कि टैक्स ईयर कब से कब तक होता है? कब से कब तक होता है? नॉर्मल टैक्स ईयर की बात हो रही है 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक यानी टैक्स ईयर 2000। इसकी रिक्वायरमेंट भी लिख लो भाई। कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस in Pakistan during tax year या in tax year 2024। सब अपनी अपनी काउंटिंग करेंगे अपनी जाती उंगलियों पर, जाती पेन से, जाती रजिस्टर पर काउंटिंग कर लो बेटा। अभी ऐसे ही सवाल बनाया, मुझे भी नहीं पता इसका सही आंसर क्या है। अभी आपके सामने ऐसे ही तुक्के में बना दिया, आगे पीछे की डिटेल लेके। चाहिए कितने तुम्हारे पास कितने बन रहे हैं? 109। सारे आंसर जो बन रहे हैं वो मैं लिखना शुरू कर रहा हूं यहाँ पे, आप लोग मुझे बताते जाएं, आंसर्स बताते जाएं। 138। दूसरा 209 आया, एक 109 था। 137 और कोई हो गया? 138 आ गया, बोर्ड पे आ गया। और 140 और 136 और कोई आंसर? और तो और किसी का कोई डिफरेंट आंसर, नई चीज लाओ मार्केट में। ओ भाई आया है, कैलकुलेट करके आया, ऐसी तफरीक कर कैलकुलेट करके आया। पूछूंगा मैं 91 कैसे लाया तू? 91 98 140। हाँ हो गया भाई, 140 हो गया। आ जाओ जरा कैलकुलेट करते हैं। अब बहुत सारे आंसर आ गए, पता नहीं और लोग कितने आंसर निकाल रहे हैं। काफी लोग निकाल ही नहीं रहे, बोले हम निकाल ही नहीं, हम खेल ही नहीं थे। तो आपने ये देख लिया कि मार्केट में सारे लोगों की उंगलियां 10 नहीं होती हैं। सही है। अब इधर काउंटिंग करेंगे हम। लेफ्ट पाकिस्तान फॉर यूएसए ऑन 15 अगस्त 2023। इसका मतलब क्या? जुलाई के टैक्स ईयर किया कब से कब तक होता है भाई? 1 जुलाई 23 से 30 जून 24। तो
तो क्या मैं कह सकता हूं कि जुलाई के महीने में पूरे 31 दिन पाकिस्तान में मौजूद था। अगस्त में कितने दिन? 15 दिन। सितंबर में कितने दिन? सर 15 को वो निकल गया। अब जब 15 को निकल गया तो अब वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं। रीच यूएसए हमारी बला से। लाहौर में कब आया? 18 नवंबर को आया। तो हमने कहा कि सर अब जरा नवंबर के अंदर दिन काउंट करते हैं। नवंबर के अंदर कितने? ठीक है। अच्छा, अब नवंबर के अंदर कुछ बच्चों ने क्या किया कि 30 नवंबर 30 का दिन है, 30 दिनों का महीना है, 30 में से 18 लेस किया उन्होंने और 12 आंसर लिख लिया। ये गलत है। 18 30 में से 18 लेस किया तो 12 आंसर आ गया उनका। लेकिन 18 काउंट होगा। अगर आप 30 में से 18 लेस कर देंगे तो 18 लेस हो जाएगा भाई। 30 माइनस 18 आता 12 है, लेकिन आपको +1 करना पड़ेगा क्योंकि 18th वाला दिन भी काउंट होगा। तो नवंबर में कितने ले लूं? दिसंबर में कितने ले लूं? आर यू श्योर? दिसंबर में 31। अच्छा, फिर क्या करना है? फिर हमने कहा कि लेफ्ट फॉर UAE ऑन 31 दिसंबर। अच्छा, अब वापस कब आया भाई? मई 14 में। तो हमने कहा सर मई के महीने के भी दिन गिनने पड़ेंगे। कितने? 18। कैसे? 31 का महीना है, 31 में से आप 14 लेस कर दें, 17, और फिर 14 को ऐड करने के लिए +1 भी कर दें। क्या आते हैं? 18। और बताओ जून के। अब ये सारे दिन जरा कैलकुलेटर पे ऐड कर दो। 138 आता है। ये आंसर होगा इसका। डेज की काउंटिंग आपने कर ली। डेज की काउंटिंग इन पाकिस्तान कितने बनते हैं? 138। अच्छा, और ये मिस्टर ए जो हैं, ये हैं सिटीजन। ये हैं सिटीजन। जरा मुझे ये बता दो, क्या ये रेजिडेंट, अभी जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, क्या ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? क्या ये रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है? जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी है उसके हिसाब से ये हैं रेजिडेंट, ये हैं रेजिडेंट, ये हैं। मैंने बोला जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी है, बार बार बोल तो रहा हूं मेरा बच्चा। मेरे बच्चे अभी आपको दूसरी कंट्री के देश पता है, ये नहीं पता दूसरी कंट्री में वो रेजिडेंट है या नहीं है। नहीं बताया हुआ तो आप अज्यूम कर लो भी नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। या आप ये भी कह सकते हो भाई दूसरी कंट्री में अगर, लेकिन इतने सारे दिन दूसरी कंट्री में हमने रखे नहीं ना, इसके कम दिन रखे। ठीक है, चलो दूसरी कंट्री का क्राइटेरिया कुछ भी है, रेजिडेंट होता ही नहीं होता, लेकिन अभी के हिसाब से अभी हम दूसरी कंट्री के रेजिडेंशियल स्टेटस हमें नहीं पता, तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारी कंट्री में ये क्या बन गया। वैसे भी दूसरी कंट्री में रेजिडेंट है या नहीं है, ये उस टैक्स पेयर को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मैं इस कंट्री में रेजिडेंट हूं, वरना टैक्स वाला क्या बोलेगा, तू पाकिस्तान में क्या बन गया, रेजिडेंट में। क्या ये बात आपकी समझ में आती है? ठीक हो गई बात? अच्छा भाई, तो चलो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, फिर कल इंशाल्लाह इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल वाला हमारा ख़त्म हुआ, इख्तिताम पजीर हुआ। क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। टाइम टेबल देख के आना भाई, कल कितने बजे क्लास है। अल्लाह हाफ़िज़।